मेरे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारी इस मीटिंग की शुरुआत हम अपनी यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with Thee know they are therefore one with every other. Amen. I do. वर्षा तुम्हारा लाइट नहीं आ रहे, अंधार में हूँ जैसे। अभी बैकग्राउंड थोड़ा और थोड़ा लाइट होना चाहिए ना। अभी ठीक है सर। हाँ चले। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है आज। अच्छा, थ्रू आउट इंडिया ऐसा है ना। जी सर। ठीक है। आज ठीक है सर, मैं स्टार्ट करती हूँ सर। हाँ हाँ। आज की मीटिंग की वक्ता वर्षा पटेल जी हैं। आज आप श्री जिनरा दासा जी की पुस्तक, लिखी हुई पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी, थियोसॉफी के मूल सिद्धांत का चैप्टर 7 इवेल्युएशन ऑफ एनिमल का भाग फर्स्ट आज आप प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले मैं वर्षा जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आपने थियोसॉफी सोसाइटी अहमदाबाद लॉज गुजरात से 2004 में ज्वाइन किया and she was a former national lecturer of the Indian section TS and also council member of the Indian section TS. इन्होंने रेगुलरली कई स्टडी क्लासेस, कई वर्कशॉप भोपाली भुवनेश्वर में कंडक्ट कराए। गुजरात में टीएस यंग मेंबर्स के लिए इन्होंने कई कोर्सेस करवाए। आपने एमए इन इकोनॉमिक्स एंड में एमए में इकोनॉमिक्स किया and now she's an assistant professor of economics in Government College, Gujarat. आप इस संस्था के लिए एक परम सम्मानीय मेंबर हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करी। आपने शिक्षण रत्न अवार्डेड से आपको गुजरात सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। आप 2004 से लगातार वर्तमान में थियोसॉफी के प्रति समर्पित हैं। अब मैं वर्षा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने इस टॉपिक पे अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। वर्षा जी, आपका स्वागत है। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हेलो, आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है, आपकी आवाज। अच्छा, और अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर हाँ किया। हाँ, आपका स्क्रीन विजिबल है और आपका आवाज भी क्लियर है। अच्छा, अभी पीपीटी ओपन हो रही है। जी ठीक है, एक मिनट। अगर नहीं होगी तो मैं प्रदीप सर को और आपको शेयर कर रही हूँ। अगर जी हो जाए तो अच्छी बात है। आज नेट, पता नहीं नेट का क्या इश्यू है। ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है। मैं इंडियन सेक्शन की प्रदीप महापात्र जी की और दीपिका सिस्टर की और सभी श्रोतागण की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पे अपने विचार को प्रस्तुत करने का एक मौका मुझे दिया है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी, और इसकी जो किताब है, इसका 7 चैप्टर है द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स।
तो आगे बहुत सारे वक्ताओं ने इसके बारे में बताया है। तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर 7 में द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में पुस्तक के जो लेखक है जिनराज दास जी, वो क्या हमें बताते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे, मेरी आवाज और पीपीटी सबको विजिबल है ना सिस्टर? हाँ जी, आपकी हेलो। पीपीटी और जी जी ओके, बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये भी बात है, अच्छा, ये तो नया इस बात है, क्यों लग इस जाते हैं? चैप्टर में इस 7 चैप्टर में हम क्या रहता है? कुल मुख्यतः 5 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे और इसके सब पॉइंट्स को भी बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो फर्स्ट है वन लाइफ के बारे में हम देखेंगे, 7 रेस के बारे में देखेंगे, ग्रुप सॉल्व क्या है, फिर इंडिविजुअलाइजेशंस यानी कि व्यक्तिकरण क्या है, और हमारी एनिमल के प्रति ह्यूमन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं पशुओं का जो विकास है, इसमें इस प्रकरण में सी जिनराज दास जी ने हमें क्या बताया है। तो जो संपूर्ण सृष्टि है वो एक दिव्य योजना के अंतर्गत विकसित हो रही है। खनिज खनिज से वनस्पति, खनिज से भी आगे जीवन है, जैसे भूत सत्व 1, भूत सत्व 2, भूत सत्व 3। इसके बाद जो है वो कॉन्शियसनेस है, वो फॉर्म के रूप में खनिज में प्रवेश करता है। खनिज का इवोल्यूशन का जो प्लान पूरा हो जाता है, इनका जो सीखने की प्रोसेस पूरी होती है, तो वो वनस्पति यानी कि प्लांट किंगडम में वो प्रवेश करते हैं। प्लांट किंगडम में जो सीखने की प्रोसेस वो पूरी होती है लाखों करोड़ों साल के बाद, तो फिर वो एनिमल किंगडम में प्रवेश करते हैं, और एनिमल किंगडम के बाद वो ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से क्रमिक विकास की जो अवस्थाएं है, तो जीवन इस तरह से अलग अलग फॉर्म को धारण करके वो आगे बढ़ता है। पशु जगत वो है मानव जगत में प्रवेश करने की एक तैयारी है, यानी कि पशु जगत मानव जगत की तैयारी करता है। पशुओं में विकसित चेतना आगे चलकर मानव चेतना का ही एक मूलभूत आधार बनती है। प्रश्न यहाँ पे है कि क्या पशु और मनुष्य में केवल शरीर का ही अंतर है या कुछ और? तो अधिकांश जो लोग हैं वो ज्यादातर थियोसॉफी के स्पिरिचुअल नॉलेज से अवगत नहीं है, तो इनका जो जवाब होगा वो होगा शरीर। लेकिन थियोसॉफी हमें बताती है कि वास्तविक अंतर है वो चेतना का है, यानी कि थियोसॉफी के अनुसार पशु केवल जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसी चेतना की यात्रा को यह अध्याय हमें समझाता है। नेचर नेवर मेक्स अ लीप, यानी कि लेखक हमें बताते हैं कि प्रकृति कभी अचानक छलांग नहीं लगाती, विकास सदैव धीरे धीरे और क्रमिक क्रम से ही आगे बढ़ता है। किस तरह से आगे बढ़ता है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम एनिमल किंगडम की हमने बात की है। तो पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें डायग्राम बहुत ही विस्तार से बताया है कि कितने प्रकार की जो है एनिमल में कितने प्रकार की वेराइटीज है, यानी कि वाटर में रहने वाले जो जीव है वो है, फिर जमीन पे सरकने वाले हैं, एयर पे उड़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है एनिमल किंगडम में। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट्स की बात करें तो इसकी जो यानी कि कीटकों, तो इस पृथ्वी पे 2 लाख से 10 लाख के बीच कीटकों की प्रजातियां हैं। फिर पक्षियों की बात करें तो वो भी लाखों की संख्या में है। फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस की भी जो 15,000 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज है। तो इस तरह से इस चार्ट में हम लाखों और कुछ कुछ में हजारों की संख्या में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है वो इस पृथ्वी पे रहते हैं, और ह्यूमन किंगडम में आने की वो अलग अलग तरीके से वो तैयारी करते हैं। किस तरह से वो तैयारी करेंगे तो वो आने वाले स्लाइड्स में हम अच्छे से देखेंगे। और इस डायग्राम को अगर हम विस्तार से देखेंगे तो कुछ ये जो पिक्चर है यहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकता है कि किस तरह से देखो, ऊपर जो एनिमल्स है, नीचे जो है वो वाटर में रहने वाले हैं, कुछ हमें उड़ने वाले, कुछ घोंसले बनाने वाले है।
तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योनियां हैं एनिमल किंगडम की। अब आगे हम देखते हैं कि इन सब का जो है वो मेन प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो प्रमुख उद्देश्य है वो शरीर का तो डेवलपमेंट करना है, लेकिन शरीर के अंदर जो रहने वाली जो जीवात्मा है, जो चेतना है, तो इसका डेवलपमेंट करना है। वो इसका मेन ऑफ कॉन्शियसनेस की जो स्टेजेस है, इसके बारे में अगर देखें, आगे डीप में आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो कॉन्शियसनेस है वो खनिज में, मिनरल में डॉर्मेंट यानी कि सुषुप्त अवस्था में होता है। फिर प्लांट में है वो थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव होता है, यानी कि इसको थोड़ा गर्मी की ठंडी की थोड़ी थोड़ी है वो, इसे प्लांट किंगडम में इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा अनुभव होता है, और वो अपने फॉर्म के माध्यम से वो इसको एक्सप्रेस भी करता है। फिर वो लंबी लाखों करोड़ों साल की जर्नी के बाद वो एनिमल किंगडम में प्रवेश करता है। तो इसका जो है वो इमोशनल जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी के साथ साथ इसका जो एस्ट्रल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, वो थोड़ा डेवलप होता है। और वो हमारे जो इमोशंस है, अलग अलग प्रकार की, 2 प्रकार की इमोशंस है जिसकी बात आगे आएगी, नेगेटिव प्रकार की और पॉजिटिव प्रकार की। तो दोनों प्रकार की इमोशंस को एनिमल्स जो है वो, एनिमल्स यानी कि ऑल ओवर एनिमल किंगडम है वो रिस्पॉन्स देता है, और इस तरह से वो अपनी इमोशनल और बॉडीज को वो डेवलप करता है। फिर जब वो एनिमल्स का जो लेसन्स है वो पूरा हो जाता है, तो वो ह्यूमंस में एंटर करते हैं, और ह्यूमन में वो जो कॉन्शियसनेस है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के माध्यम से, यानी कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो आगे जाता है। और इसके बाद हमारा जो डिवाइन जो प्लान है वो स्पिरिचुअल ह्यूमन बनने का है, जिसमें जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कलेक्टिव कॉन्शियस या डिवाइन कॉन्शियसनेस में वो एंटर होती है। और आगे अगर हम इसे विस्तार से देखेंगे तो इस चार्ट में हमें बताया है कि जो किंगडम ऑफ नेचर है, तो वो अलग अलग किंगडम, जो मिनरल है वो सुषुप्त अवस्था में है। तो इसका जो मेन सीखने का जो मुख्य गुण क्या है, वो क्या सीखता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो बनाना सीखता है। यानी कि हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के खड़क है। अब हम एक पहाड़ को देखते हैं, एक पत्थर को देखते हैं, अश्मीकृत खड़क है, जो कुछ कुछ जगह जिनमें से जमीन में से ज्वालामुखी सतत बाहर आते रहते हैं, यानी कि वो फायर एलिमेंट के साथ वर्क करते हैं। कुछ समुद्र में भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, खड़क होते हैं, तो वो वाटर एलिमेंट के साथ वो है वो अपना सामंजस्य बनाते हैं। और पृथ्वी पर जो है वो एयर एलिमेंट के साथ वो है वो अपना सामंजस्य बनाते हैं। तो इस तरह से वो जो हमारे प्रकृति के जो पंच तत्व है, तो वो पंच तत्व के माध्यम से भी अपने स्ट्रक्चर की जो संरचना है इसमें वो डेवलप होके आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जब स्ट्रक्चर की जो संरचना है वो इसकी परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में परिवर्तित होते हैं। तो इस मिनरल की फॉर्म में वो क्या सीखते हैं, तो मिनरल की फॉर्म में वो स्थिरता सीखते हैं। पहाड़ है तो पहाड़ को हम हिला नहीं सकते हैं, इस तरह से वो स्टेबिलिटी सीखते हैं। फिर प्लांट है तो प्लांट क्या सीखते हैं, स्टेबिलिटी वो सीख लिया, स्ट्रक्चर का वो फॉर्म में सीख लिया। तो वो जो है प्लांट है वो आजू बाजू की जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, इसके प्रति वो जागरूक होना सीखते हैं। इसका जो है वृद्धि करना वो सीखते हैं। जैसे एक सीड है, एक छोटा सा सरसों के दाने जितना एक बनियन ट्री का सीड है, तो इसको जब हम जमीन में रख देते हैं अंदर गड्ढा करके, फिर इसको जो जरूरी फूड है जैसे कि हवा है, पानी है, प्रकाश है, वो इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी सीड में से एक प्लांट है वो वृक्ष विकसित होता है और बड़े वट वृक्ष में वो मर्ज हो जाता है। तो वो किंगडम में वो संवेदनशीलता है और वृद्धि करना सीखते हैं। फिर मेन है वो जो प्लांट किंगडम है वो एनिमल किंगडम में जब एंटर करती है तो वो इमोशंस को सीखती है, अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, इसको रिस्पॉन्स देना सीखती है, और प्रेम और प्रतिक्रिया वो सीखती है। और जब ह्यूमन में आती है तो वो आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में वो एंटर होती है, बुद्धि और विवेक है वो सीखती है, और आत्मज्ञान वो प्राप्त करने की जर्नी में वो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा किंगडम ऑफ नेचर का है वो मेन टेबल है, जिसमें एनिमल्स की हम बात करेंगे। तो एनिमल्स है वो इमोशंस के माध्यम से किस तरह से वो सीखते हैं, तो आगे वो हम देखते हैं। यहाँ बार बार एक कॉन्शियसनेस वर्ड आता है, तो हमें प्रश्न होता है कि भाई हम बार बार चेतना क्या है, यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ हमें जान के थोड़ी हैरानी होगी,
जी कृष्णमूर्ति भी, एन ए बेसन भी, लेट बीटर सर, हमें मास्टर्स भी बार बार कहते हैं कि हर क्षण में हमें जागरूक रहना है। अगर हम जागरूक की अवस्था में रहेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है, इसको हम इस अवस्था में हम रहेंगे, तभी चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। अदरवाइज हम जागते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए ही ज्यादातर 95% है वो हम स्लीपिंग मोड में ही हम ऑटोमेशन यानी कि मशीन की तरह ही जो प्रक्रिया है वो करते हैं। लेकिन कभी कभार हमें अपने कॉन्शियसनेस का स्पार्क हो जाता है, वो हमें मेडिटेशंस में होता है, समाधि में होता है, जब अचानक कोई चैलेंजेस यानी कि डेंजरस सिचुएशंस में हम चले जाते हैं तब होता है। तीव्र इमोशंस के कोई जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई अचानक हमें कोई ऐसा लॉटरी जैसा लग गया, तो जब हमारी जो इमोशंस है वो एकदम से ब्लास्ट होती है, तब हमें अपने कॉन्शियसनेस का है वो अनुभव होता है। कुछ अनवांटेड सिचुएशंस में भी हम इस कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर रह सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए भी हमारी 24/7 आवर्स हम इस 7 हम नहीं रख सकते, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एनिमल है तो इसमें तो कॉन्शियसनेस की तरह बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कितनी स्लो मोशन में होगी। फिर आगे हम देखते हैं, लेखक इस अध्याय में हमें पशु विकास की जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष को बार बार इस चैप्टर में समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वो जिनराज दास जी वो है हमें बताते हैं कि इस अध्याय में केवल यह नहीं बताता कि पशु कैसे विकसित हुए, लेकिन यह बताता है कि चेतना कैसे विकसित होती है। क्योंकि जब चेतना विकसित होती है तो इसका जो बॉडी है तो वो बॉडी भी डेवलप अपने आप होता है। एनिमल्स में बहुत सारे वेराइटीज है। हो सकता है भगवान बुद्ध के समय जो बड़े बड़े जो एनिमल्स थे, जैसे कि डायनासोर वगैरह है, तो वो आज के समय में नहीं है। तो जिस तरह से हमारा पूरा प्लेनेट अर्थ का डेवलपमेंट होता है, तो एनिमल्स में भी, वो किंगडम में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे शरीर के साथ साथ चेतना का किस तरह से विकास होता है एनिमल किंगडम में, इसके बारे में हमें लेखक बताते हैं। फिर आत्मा कैसे प्रगति करती है, पशु से मानव बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो यहाँ पे जो डार्विन का यानी कि साइंस और हमारी जो थियोसॉफी है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यानी कि विज्ञान की मदद से हम स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, और विज्ञान को अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसको स्पिरिचुअलिटी का अगर सहारा लेगा तो साइंस में बहुत सारे रैपिडली चेंजेस आ सकते हैं। तो विज्ञान हमें इस प्रोसेस, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है एनिमल किंगडम में, तो वो क्या बताती है, तो विज्ञान के अनुसार यानी कि साइंस के अनुसार वो बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल यानी कि शरीर, एनिमल्स का जो बॉडी है वो ही विकसित है। लेकिन हमारी जो थियोसॉफी है वो हमें बताती है कि बॉडी के साथ साथ कॉन्शियसनेस का भी इवोल्यूशन यानी कि चेतना का भी विकास होता है। फिर साइंस बताता है प्रकृति सिर्फ चयन का कार्य करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति चयन का कार्य करने के साथ साथ वो इनमें से अपने अनुभव को भी अर्जित करती है। फिर जैसे हम अपने जीवन को टिकाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करते हैं, तो साइंस बताता है कि जो योग्य जो इंसिस्ट है, योग्य एनिमल है, वो जो संघर्ष में टिका रहता है वही जीवित रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें थियोसॉफी बताती है कि प्रत्येक जीवन है वो आध्यात्मिक उद्देश्य रखता है, और वो स्ट्रगल करते 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 ही वो धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें सर्वाइवल के साथ साथ हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी एनिमल किंगडम में इनडायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो वो इसके बारे में लेखक ने हमें यहाँ पे बताया है। फिर हम आगे वन लाइफ का जो सिद्धांत है, जो चैप्टर का प्रमुख फर्स्ट पार्ट है, इसके बारे में देखेंगे। तो वन लाइफ क्या है, तो बार बार हम अपने थियोसॉफिकल लिटरेचर में, स्टडी क्लास में और सब में हम बार बार ये सीखते हैं कि भाई हम सबका अंदर का जो जीवन है वो एक है। जैसे कि एक माला है, इसमें 108 मन के है, वो कैसे किस तरह से एक दूसरे के साथ धागे के अंदर पिरो के एक माला के फॉर्म में वो है।
तो माला के जो मनके है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन अंदर का जो धागा है वो जीवन रूपी धागा है, वो एक है जिन्हें माला के सभी मनकों को पिरोया है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है, तो इसमें एक सीड से किस तरह से पूरा वृक्ष है वो बनता है। लेकिन जब सीड से पूरा वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष की, ट्री की जो पत्तियां है, ट्री की जो ब्रांचेस है, जो डालियां है, और ट्री का जो मिडिल पार्ट है, जो लकड़ी का पार्ट है, और ट्री का जो रूट है, तो रूट का जो पार्ट है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। तभी एक पूरे रूट से लेके इसकी डालियां और पत्तियां और इस पे आने वाले फल फूल को हम पूरा वृक्ष कह सकते हैं। तो इस तरह से इसी जैसे एक वृक्ष है वो इस किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से जो बाजू वाला जो पिक्चर है, तो इसी भांति इस पृथ्वी ग्रह नहीं लेकिन पूरे सौर मंडल में जितने भी प्लेनेट है, विजिबल इनविजिबल, तो सारे जो प्लेनेट है वो प्लेनेट और इस प्लेनेट में रहे जो डेवलप हो रहा है वो जीवन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वन लाइफ का सिद्धांत है वो वहां पे वर्क करता है। तो हम बाहरी तौर से हम अलग है, तो सिर्फ फॉर्म के माध्यम से अलग है, लेकिन हमारी अंदर की जो लाइफ है वो एक है, यानी कि यूनिटी ऑफ लाइफ की यहाँ पे लेखक है वो बात करते हैं। फिर आगे और डीप में हमें बताया है एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई वन लाइफ का जो है वो एक जीवन का जो कंसेप्ट है वो कैसा है। तो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही जीवन है वो कार्य कर रहा है, ना पूरे ब्रह्मांड में पर लेकिन पूरे सौर मंडल को भी हम यहाँ पे एज अ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे खनिज में भी वह जीवन है, वृक्ष में भी वही जीवन है, पशु में भी वही जीवन है, मानव में भी वही जीवन है, और आगे जाके हम डिवाइन मनुष्य बनेंगे तो हमारे अंदर भी वही जीवन है। तो अंतर यहाँ पे सिर्फ आता है, तो वो अंतर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के रूप में अभिव्यक्ति का ही है। तो इस तरह से मिनरल से लेके ह्यूमन तक की पूरी जो लाइफ है वो हम सबकी एक है। इसका जिक्र है वो हमारे वेद और उपनिषदों में भी बताया है। जैसे कि उपनिषद का एक सूत्र यहाँ पे है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी कि सब में वही चेतना है वो विद्यमान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बाजू के पिक्चर्स को देखेंगे तो जिस तरह से एक समुद्र है, तो समुद्र में लाखों लहरें, करोड़ों लहरें एक साथ उठती है। तो समुद्र और इसकी जो लहरें है वो अलग नहीं है। हम समझने के लिए लहर और समुद्र ऐसे दो शब्द प्रयोग अलग करते हैं, लेकिन वही लहर जब उठने के बाद नीचे ठहर जाती है तो वो समुद्र का ही एक हिस्सा है, यानी कि समुद्र लहर है और जो लहर है, जो वेव्स है, वही समुद्र है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से, ह्यूमन इवन एनिमल्स एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके जो फॉर्म है वो अलग अलग है। तो ये बात यहाँ पे वन लाइफ, एक जीवन की बात है वो लेखक ने हमें यहाँ पे हमें अच्छे से बताई है। अब और आगे थोड़ा डीप में हम जाएंगे कि वन लाइफ का जो सिद्धांत है वो किस तरह से कार्य करता है। तो एक ही जीवन विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार से व्यक्त होता है। जैसे कि किंगडम है वो मिनरल किंगडम की अगर बात करेंगे तो वो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने आगे देखा था। तो जो खनिज है वो चेतना गहरी निंद्रा में डोरमेंट अवस्था में सोई हुई है। तो लेकिन वो सोई हुई है, लेकिन सीखने की इनकी जो प्रक्रिया है वो चालू है। जैसे यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा पिक्चर्स मैंने क्रिस्टल का दिया है। तो जो क्रिस्टल है, तो लेकिन क्रिस्टल के ऊपर का जो लेयर है वो तो खड़क का बना हुआ है, और अंदर इसका जो रीप है, वो इसका जो मेन पका हुआ जो संपूर्ण जब प्रकटीकरण है वो क्रिस्टल में किस तरह से वो लाखों करोड़ों सालों के बाद वो जो खड़क है, वो जो स्टोन है, वो किस तरह से इसकी जो अंदर की जो एटम्स की संरचना है वो क्रिस्टल में किस तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो वो किस तरह से होती है, तो अलग अलग प्रकार के एयर के संपर्क में आते हैं, फायर के संपर्क में आते हैं, वाटर के संपर्क में आते हैं,
टूटते हैं, दबते हैं, उठते हैं, फिर जमीन में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, बाहर आते हैं, और इस तरह से वो लाखों करोड़ों साल के बाद इस प्रकार की केमिकल कंपोजिशंस की प्रक्रिया से वो गुजरते हैं। तो इस तरह से चेतना गहरी निद्रा में, डोरमेट अवस्था में होते हुए भी इनकी सीखने की जो प्रक्रिया है, क्या सीखने की प्रक्रिया है, तो स्ट्रक्चर को किस तरह से फॉर्म में लाना है और किस तरह से स्टेबिलिटी का जो गुण है वो डेवलप करना है, तो वो यहाँ पे सीखता है। फिर हम प्लांट में आते हैं, तो प्लांट है जैसे यहाँ पे सनफ्लावर का जो है वो पिक्चर्स है, तो किस प्रकार के सनफ्लावर है, तो जैसे जैसे सूर्य सन है वो अपनी डायरेक्शन बदलता है, तो फ्लावर है वो भी इसी डायरेक्शन में किस तरह से पूरा सुबह से शाम तक पूरा वो घूमता रहता है। तो वो क्या है, तो वो अपना जो प्राण का जो मेन सोर्स है सन, तो इसको किस तरह से वो अपनी मूवमेंट के माध्यम से वो जो प्लांट है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है। इस फिर जो प्लांट है वो, इसका जो सीड है जब जमीन में हम बोते हैं तो किस प्रकार से वो अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए प्रकाश और पानी के लिए तरसता है, और किस तरह से वो स्ट्रगल करता है, और किस तरह से अपनी जो रूट है इसको फैलाता है, और ये स्ट्रगल करते करते वो बाहर जमीन में इसका अंकुर फूटता है, और इसमें भी वो स्ट्रगल करते करते आगे वृद्धि करता है। तो जो प्लांट किंगडम है वो वृद्धि का जो है वो मेन किस तरह से आगे वृद्धि करके आगे डेवलप होती है वो बताते हैं लेखक यहाँ पे हमें। फिर एनिमल किंगडम जो मेन बात है, तो वो एनिमल किंगडम है वो किस तरह से डेवलप होती है, तो फीलिंग के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से। दो प्रकार की फीलिंग और इमोशंस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हॉर्स का उदाहरण ले सकते हैं, गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का, बंदर का, एलिफेंट का, गोट का, कैमल्स का, ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक और डोमेस्टिक एनिमल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे गाय है, हॉर्स है, एलिफेंट है, कैट है, डॉग है, तो वो ज्यादा कौन सी फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो प्रेम की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लेखक आने पीछे वाले चैप्टर्स में भी उन्होंने बताया है कि अगर प्रेम है, ह्यूमन है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी फीलिंग्स और लव को एनिमल को ज्यादा से ज्यादा देगा, तो किस तरह से इनका जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही शॉर्ट बन सकता है, तो वो यहाँ पे हमें बताया है। प्रेम की भाषा है वो एनिमल जल्दी समझता है, लेकिन जब वो हिंसक कैटेगरीज में होते हैं तो शुरुआत में वो भय के माध्यम से भी सीखते हैं। कभी कभार जो खूंखार एनिमल्स होते हैं, तो ज्यादातर एनिमल्स का नेचर है कि जब इसको भूख लगती है तभी वो सामने वाले एनिमल्स पे या इनके सामने जो भी आता है इसके पर अटैक करता है, लेकिन कभी कभार वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी वो हमला कर लेता है। तो वो जो हमला करता है वो भय के कारण करता है। तो शुरुआत की अवस्था में जो भय है, जो फियर है, वो भी सीखने का एक बड़ा सा गुण यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं। फिर इसको ज्यादा अगर एनिमल्स को सताते हैं तो वो अपनी इमोशंस किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो गुस्से हो जाते हैं। जैसे हमारे छत पे या आसपास में हम देखते हैं कि जैसे कोई डॉग है, कोई बंदर आ जाता है, फिर हम अगर डंडा लेके इसके पीछे भागते हैं तो किस तरह से वो गुस्सा होते हैं। फिर जो हॉर्स है, फिर डॉग है, तो वो किस तरह से अपने मालिक के प्रति निष्ठा के माध्यम से वो अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो महाराणा प्रताप हो गई, तो महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था इसका नाम चेतक, आज भी राजस्थान में इसका स्टेच्यू बना हुआ है। तो किस तरह से इसने अपनी वफादारी दिखाई, सालों से वो रहा अपने महाराणा जी के साथ, और युद्ध में फिर इसने अपना है इसको बचाने के लिए इसने अपने बॉडी का पूरा बलिदान दे दिया था। तो वो जो हॉर्स है इसने किस तरह से मालिक ने पूरी जिंदगी इसको प्रेम दिया, इसको संवारा, इसके लाइफ का उन्होंने ख्याल रखा, तो इसने बदले में अपनी इमोशंस को किस तरह से इसका ग्रेटिट्यूड किया, तो निष्ठा और वफादारी के माध्यम पर ले सकते हैं। कि महर्षि अरविंद के जो आश्रम था वहां पे माता जी रहती थी। फिर माता जी शुरुआत में तो रोज शाम को वो ध्यान वगैरह और ऐसे लेक्चर्स वगैरह देती थी। तो यहाँ पे रोज वहां पे एक जो कैट है, बिल्ली है, वो आके इनके पास बैठ जाती थी। फिर पूरा सारा लेक्चर्स वगैरह पूरा हो जाता था, ध्यान भी पूरा हो जाता था, लेकिन वो जो बिल्ली है वो आंखें बंद करके वहां पे वो
रहती थी। फिर माता जी ने देखा कि बिल्ली ने इस तरह से एक, वैसे वो इसका जो स्पाइनल कोड है वो सीधा नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए वो एकदम समाधि की अवस्था में तो नहीं जा सकती, लेकिन इसने वो ध्यान की अवस्था में यानी कि निर्विचार की, यानी कि एक अपने बॉडी को साइलेंट करने का जो क्वालिटी है, और माता जी की और दूसरे साधकों की ओरा में जो एनर्जी होती है, इसको सक करने की जो इसने है वो एक कला हस्तगत कर ली थी। और फिर माता जी ने बताया कि इसने अपने जो है वो इवोल्यूशन के बहुत सारे बर्थ है, इसको इसने मिनिमाइज कर दिया है। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन ओरा में रह के भी एनिमल है वो जल्दी से जल्दी डेवलप होते हैं। तो क्योंकि वो हमारे ओरा की, हमारे विचारों की, हमारे मन की, हमारे फीलिंग्स की हर प्रकार का है वो रिस्पॉन्स है, वो या तो हमें प्रेम के माध्यम से देते हैं, या भय या क्रोध के माध्यम से देते हैं, या निष्ठा के माध्यम से देते हैं। और इस तरह से वो फीलिंग्स के सामने एक्सप्रेशन करके वो अपना जो है वो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर मानव चेतना में डेफिनेटली जब हम हमारा जो इंडिविजुअल में हम जब आते हैं, तो हमारा अपने आप को बंधन में रखना है या हमें मुक्त रहना है, यानी कि मुक्त होना है, यानी कि बुद्ध की अवस्था तक हमें इस लाइफ से फ्री होना है, तो वो हमारे हाथ में है। फिर आगे हमें लेखक और डीप में बताते हैं कि भाई ये सारा जो फंक्शन है वो किस तरह से डेवलप है। इमोशंस की, फीलिंग्स की तो हमने बात की, लेकिन इसी चैप्टर के सेकंड स्टेज में 7 रेस की भी बात आती है। तो 7 रेस क्या है, तो इसके लिए अलग से थियोसॉफी में क्लेरा कोट की एक पुस्तक है। तो इसमें बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन बहुत डीप में इसमें बताया गया है। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि 7 ह्यूमंस जो रेस की जो बात है वो सिर्फ ह्यूमन को ही लागू नहीं होती है, लेकिन एनिमल को भी वो इतनी ही लागू होती है। किस तरह से लागू होती है, तो वो देखते हैं हम कि भाई जो ईश्वरीय जीवन है वो 7 मूल शक्तियों के रूप में व्यक्त होता है। ये जो 7 रेस की बात है, यानी कि लॉ ऑफ सेप्टिनरी का ये एक पार्ट है, और लॉ ऑफ ट्रिनिटी, तो ज्यादा इसके बारे में डीप में सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी बताया है। तो जो लॉ ऑफ सेप्टिनरी में 7 रेस की बात आती है, तो ईश्वरीय जीवन 7 मूल शक्तियों के रूप में वो व्यक्त होता है, और इसकी एक एक धारा है वो एक एक प्लेन पे किस तरह से वो आती है, फिर एक प्लेन के बाद वो बहुत सारी धाराओं में मर्ज होके किस तरह से वो हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। जैसे कि सन है, तो सन का एक ही मेन रेज है, लेकिन जब वो हमारे पृथ्वी तक आता है तो इसमें वो है, वो सन का जो रे है वो अलग अलग 7 प्रकार के रेज में विथ कलर वो किस तरह से वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसको हम जानने वाली पीनाल, यानी कि वायलेट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, नीला कलर, नारंगी कलर, येलो कलर, रेड कलर में किस तरह से हम देखते हैं। और वो जो कलर है वो भी हमारी आईज के लिए और हमारी बॉडी के लिए कितने यूजफुल है, तो इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो जो ईश्वर की जो जीवन की 7 मूल शक्तियां हैं, वो इस शक्तियों को 7 रेस कहा जाता है। जैसे सफेद प्रकाश जो प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभाजित होता है, तो वैसे ही जो हमारी डिवाइन लाइफ है वो 7 रेस में व्यक्त होती है। और रेस केवल मनुष्य में ही नहीं, लेकिन खनिज में, वनस्पति में और पशु जगत में भी कार्य करती है। ये बात बहुत डीप में यहाँ पे हमें जिनेंद्र दास जी बताते हैं। तो एक एक रेस है वो इसकी मेन प्रमुख क्वालिटी है। जैसे कि फर्स्ट रे है, वो फर्स्ट रे का जो है वो कौन से गुण को ज्यादा वो बल देता है, तो विल पावर, यानी कि नेतृत्व, साहस और निर्णय की जो क्षमता है, इसको वो ज्यादा बल देता है। सेकेंड रे है वो लव और विजडम की बात करता है, यानी कि प्रेम और करुणा की वो बात करता है। थर्ड वाला जो रेस है वो बुद्धिमत्ता की बात करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से डेवलप करता है। थर्ड कैटेगरी में जो भी मिनरल्स, एनिमल्स और ह्यूमन आता है। फिर जो रेस 4 की बात है, तो किस तरह से वो संघर्ष से हम संतुलन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो संघर्ष तो मिनरल्स में भी आता है, एनिमल्स में आता है, प्लांट में भी आता है और ह्यूमन में भी आता है। फिफ्थ रे में है वो विज्ञान, नॉलेज की बात आती है, विज्ञान, तर्क और इसके दोनों के बीच किस तरह से हम अनुसंधान करते हैं। यानी कि हमारी थियोसॉफी का जो सेकंड लॉ है कि भी हमें फिलोसॉफी को, विज्ञान को, लॉजिक को किस तरह से दोनों को सामंजस्य करके हमें इसकी लिटरेचर को और इसको हमें किस तरह से जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको विज्ञान के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो थियोसॉफी का जो सेकंड वाला जो लॉ है वो फिफ्थ रे की बात करता है।
सिक्स्थ में डिवोशंस और भक्ति आती है। इसका उत्तम उदाहरण है वो मीराबाई है, शबरी है, नरसिंह मेहता है। फिर 7 रे है, तो 7 रेज में व्यवस्था और अनुशासन और अनुष्ठान, जो हम गायत्री, होम, हवन, यज्ञ, कितने भी प्रकार के हम अनुष्ठान करते हैं तो वो 7 रेज में आते हैं। यानी कि को जो भी हम क्रिया करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अब और इसको डीप में देखते हैं कि ये जो रेज है वो एनिमल में किस तरह से वर्क करती है। तो जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है वो सिंबॉलिक है, लेकिन एग्जाम्पल को और डीप में समझाने के लिए कि भी 7 रे है वो ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल में किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि लायन है, तो ज्यादातर जो लायन है तो वो क्राउड में कम रहते हैं, वो राजा की तरह हमेशा इंडिविजुअल ही रहना पसंद करते हैं। तो एक ऑर्डरिंग, जो फर्स्ट रे का जो पर्सनालिटी है वो ऑर्डर टाइप होता है। इसीलिए हम छोटे बच्चों की किताब में और ज्यादातर हम बोलते हैं कि जो शेर है वो जंगल का राजा है। तो जो क्योंकि वो और जैसे ऑर्डरिंग जैसा ही इसका एक नेचर है। तो जो लायन है वो इसका डेवलपमेंट है वो कौन सी रेस की कैटेगरी में आएगा, तो वो विल पावर यानी कि फर्स्ट रे की कैटेगरी में आएगा। और वो थोड़ा गुस्सेल प्राणी भी है। फिर जो एलिफेंट है, तो एलिफेंट की कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आएंगे वो एलिफेंट यानी कि जो थोड़े समझ, एलिफेंट है वो सबसे ज्यादा समझदार एनिमल है। तो वो परिवार की भावना रखता है, करुणा बताता है, बुद्धिमत्ता बताता है। तो जो इसका जो डेवलपमेंट है वो सेकेंड रेस की कैटेगरी में ज्यादा इसको सूट करता है। तो वो जो है वो सेकेंड रेस में आगे जल्दी से बढ़ सकता है। फिर जो थर्ड वाली जो रे है, तो यहाँ पे जैसे बिल्ली है, लोमड़ी है, तो जो रणनीति, चतुराई, यानी कि किस प्रकार से प्लान बनाना है, संगठन करना है और अपनी बुद्धि का यूज करके किस तरह से अपने प्लान को फुलफिल करना है, चाहे नेगेटिविटी का सहारा लो या पॉजिटिविटी का सहारा लो। तो जो लोमड़ी है, बिल्ली है, वो सबसे चालाक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो जो एनिमल्स है वो थोड़े चालाकी, लेकिन नेगेटिव वाली जो चालाकी है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने के अपनी योजनाओं को फुलफिल करने की जो बात है, तो इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं वो इनको थर्ड रेस है वो ज्यादा डेवलपमेंट के लिए सुटेबल होता है। फिर हिरन है, तो वो एकदम शांत और गबरू और भय वाला प्राणी है। तो वो हमेशा अपने सर्वाइवल को, अपने आप को बचाने के लिए हमेशा जंगल के बड़े बड़े खूंखार प्राणियों से हमेशा वो क्या करता है, संघर्ष करता रहता है। तो जो फोर्थ रे की कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स है वो अभी इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, संघर्ष करके करके अपने अस्तित्व को वो बचा के रखते हैं। तो वो फोर्थ रेज है वो इसको ज्यादा सूट करेगा। फिर जो पैरेट जैसे है, तो वो जो विज्ञान की मदद से, तर्क की मदद से, अनुसंधान की मदद से, जैसे पैरोट जैसे जो भी एनिमल्स और जो बर्ड्स है, जो भी और अदर प्रकार के जो कीटक है, जो सीखने की क्षमता रखते हैं और साथ में उस क्षमता को वो याद भी रखते हैं, तो इसके लिए फिफ्थ जो रे है वो ज्यादा सुटेबल है। जैसे आप है तो वो कौवा को राम राम नहीं सिखा सकते, आप कोयल को राम राम बोलना नहीं सिखा सकते, लेकिन तोता को अगर आप राम नाम है या कोई भी है तो आप इसको, ये जो शब्द है तो शब्द को आप इसको बोलना सिखाते हैं, क्योंकि आपके रटन का, वो शब्दों का बार बार रटन करके वो अपनी इसको मेमोराइज करके वो इसको रिस्पॉन्स दे सकता है। तो वो जो इस कैटेगरी में आते हैं जिसको सीखने की क्षमता है। फिर डॉग है, तो इसके लिए 6th रे है वो ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि 6th रे है वो भक्ति और आदर्शवाद के साथ साथ वो निष्ठा और समर्पण का भी क्वालिटी है वो उजागर करता है। तो जो डॉग है, ऐसा बोलता है कि डॉग जैसा जो वफादार प्राणी है वो और कोई नहीं है। डॉग है, हॉर्स को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर छोटे छोटे जो आंट जैसे, जो चिटिया जैसे प्रकार के जो एनिमल्स और इवन कीटक और साथ में बर्ड्स को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो वो अनुशासन में मानते हैं, व्यवस्था में मानते हैं। तो वो 7th रे की कैटेगरी में वो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो 7 रे है वो एनिमल को किस तरह से यहाँ पे हेल्प करता है वो बात हमने देखी। अब और इसको अगर जिंद्र दास जी ने जो बताया है और डीप में, तो और डीप में देखने के लिए ये वाला जो 15 नंबर की जो ये स्लाइड है, तो
तो इसके जो इमेजेस और जो इसके वर्ड है बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको मैंने 3 हिस्सों में इस स्लाइड को क्रॉप कर दिया है, तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, तो सिर्फ हम 7 रेस की तो बात करते हैं, लेकिन वो तो मेन प्रमुख रेस है। यहाँ पे तो हम थियोसॉफी के अनुसार तो 49 फॉर्म मेन है वो, इसकी बात यहाँ पे आती है। तो हमारी हिंदी वाली बुक और इंग्लिश वाली बुक में इसी 7 चैप्टर में एक स्क्वायर इमेज बताई है, जिसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस तरह से 7 1 7 2 और लास्ट में 7 7, और इस सबका अगर जोड़ते हैं तो 49 है, इसका वो आंसर आता है। तो प्रत्येक 7 कहने का मतलब है जो मुख्य 7 रेस है, हर एक रेस की 7 सब रेस है, और सबका जोड़ है वो 49 जितना आता है। तो इस तरह से हर फॉर्म में, जैसे हमने एलिफेंट को लिया, डॉग को लिया, हॉर्स को लिया, लायन को फर्स्ट में लिया, तो लायन की कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आएंगे, तो जो ऑर्डरिंग में मानते हैं, जिसका विल पावर यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो वो 7 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। लायन को जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए फर्स्ट 1 1 में रखते हैं, तो दूसरे जो मान लो कि टाइगर है, तो टाइगर को 1 1 में ना रखते हुए इसको 1 3 में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कैटेगरी में जो भी आएंगे, तो वो मेन जो विल पावर का जो रेज है, इसकी 7 सब रेज में कोई आदर्श के माध्यम से विल को सीखेगा, कोई संघर्ष के माध्यम से विल को सीखेगा, कोई अनुशासन के माध्यम से विल पावर को सीखेगा, और इस तरह से सीखने की प्रोसेस हर एक एनिमल्स की अलग अलग होगी। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है वो ज्यादातर फर्स्ट रे में ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो 7 रेस की बात बताते हैं। ह्यूमन में अगर हम आते हैं, तो एनिमल से वो इस तरह से, एनिमल और मिनरल और प्लांट में ये है, वो ज्यादातर वो इसी रे में आगे बढ़ते हैं। 6 वाले 6 में आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाले फर्स्ट में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन में एंटर होते हैं, तो ह्यूमन में भी 7 अलग अलग प्रकार के स्वभाव के इस पृथ्वी पर 7 लोग पाए जाते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन से डिवाइन ह्यूमन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इस जितनी भी 49 क्वालिटी, 7 मुख्य क्वालिटी और इसकी सब क्वालिटी, यानी कि 49 प्रकार की ऑल क्वालिटी, यानी कि सभी का जोड़ है वो डिवाइन ह्यूमन में होता है, और तभी जाके हमारी कॉन्शियसनेस है वो डिवाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। और डीप में अगर हम देखें, तो ये वाला जो तालिका है वो बुक में हमें बताया है। तो किस तरह से 49 की जो सारणी है, वो टेबल है, वो जिनरात दस ने बहुत ही अच्छे से किस तरह से हमें बताया था। तो और इसको मैंने थोड़ा कलरफुल बना के और सिंप्लीफाइज किया है। उपकिरण है जो मैंने अभी बताया ना कि फर्स्ट रे में है, तो फर्स्ट रे में फर्स्ट 1 1 में ही सीखे ऐसा जरूरी नहीं है। लायन है, टाइगर है, और भी बहुत सारे हिंसक प्राणी हैं, तो वो संगठित होके भी विल पावर को सीखते हैं फर्स्ट में। वैज्ञानिक नेतृत्व यानी कि थोड़े इंटेलेक्चुअल्स, तार्किक स्वभाव के होते हैं, वो भी इसके फर्स्ट रे में सीख सकते हैं। तो ये वाला जो है 1 वाला ही सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो ऐसे 7 प्रकार के अलग अलग तरीके से वो सीख सकते हैं। फिर आगे हम थर्ड वाली इमेज है, इसमें अगर हम जाते हैं, तो थर्ड वाली इमेज में देखो खनिज है, तो ज्यादातर जो मिनरल्स किंगडम में आते हैं वो 7 रे और फर्स्ट रे है, इसको ज्यादा सुटेबल होती है। जो प्लांट किंगडम है, इनके लिए रे 4 एंड रे 2 है, वो ज्यादा सुटेबल रहता है। एनिमल्स किंगडम को 6 नंबर का रे, और इसमें ज्यादातर रे 2 और इसके सब जो कैटेगरी है वो ज्यादा इनको सुटेबल रहते हैं। ह्यूमन में अलग अलग होता है, और लास्ट में जब हम डिवाइन की ओर बढ़ते हैं, तो सभी का जो जोड़ है, सभी का सार तत्व, सभी की क्वालिटी, सभी का सार, पूरा संपूर्ण ज्ञान, क्वालिटी जो भी बोलो वो हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम एक स्पार्क, एक डिवाइन चेतना में एंटर कर सकते हैं। ये इसकी प्रमुख क्वालिटी है, और जो रेज है वो सीखने का एक अलग माध्यम है। फिर आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। तो ये जो एनिमल्स किंगडम की हमने बात की कि वो किस तरह से डेवलप होते हैं, तो पशु जगत है, इसका महत्व क्या है। तो पशु जगत आगे जैसे हमने देखा, तो मानव जगत में प्रवेश करने की एक तैयारी है। जब पशु जगत में पहली बार जब भावना का यानी कि इमोशंस विकसित होती है, एक दूसरे के साथ, एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ, और एनिमल्स का ह्यूमन के साथ जब संबंध विकसित होता है,
तब जो इंडिविजुअलाइजेशन की जो प्रक्रिया है यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। यहाँ पे हमें लेखक बताते हैं कि जीवन धारा कभी भी टूटती नहीं है, सिर्फ रूप बदलते हैं। चेतना आगे की ओर हमेशा बढ़ती रहती है। और यह अध्याय का एक महत्वपूर्ण विचार है। लेखक बार बार हमें कंटिन्यूटी ऑफ इवोल्यूशन पर बल देते हैं। मुख्य जो विकास के जो आगे हमने बताया भय, प्रेम, निष्ठा और जो है बुद्धि है, इसके माध्यम से वो इमोशंस को रिस्पॉन्स करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इस बुक में डॉग का और इसमें जैक नाम के डॉग का जिनरात दास ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी बताया है, वो आगे और पार्ट 2 के लेक्चर्स में हम देंगे। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस अगर पशु जगत की अगर हम बात करें तो मानव बनने से पहले चेतना को प्रेम सीखना होता है, संबंध को और सीखना और निभाना सीखना होता है, और प्रतिक्रिया भी सीखनी होती है। यह सब पशु जगत में विकसित होता है। पशु जगत भावनात्मक विकास का एक मात्र विद्यालय है। और सुंदर तरीके से यहाँ पे हमने लेखक ने ये बात बताई। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई ये जो है वो सीखने की, ये जो इमोशंस के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, भय के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, निष्ठा के माध्यम से वो जो सीखते हैं, तो वो सीखने की जो इनकी जो प्रोसेस है वो क्या उजागर करती है। तो यहाँ पे ये वाला जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का जो चार्ट है, तो जो एनिमल किंगडम है वो कहाँ तक सीखती है, तो जब इसके सीखने की जो अवस्था है वो मेंटल लेवल तक होती है। फिजिकल से इमोशन, इमोशन से मेंटल लेवल तक इनका डेवलपमेंट होता है। और जब वो ह्यूमन में एंटर होते हैं तो वो इंट्यूशनल और लास्ट में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर आगे वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो वो फॉर्म है अलग अलग योनि में, वो लाखों करोड़ों साल लेते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग प्रकार के कीटक के रूप में, फिर पानी में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, और लास्ट में डोमेस्टिक में वो ट्रांसफर हो गए। किस तरह से वो मेंटल डेवलप होके मेंटल लेवल तक वो पहुंचते हैं, किस तरह से वो अपने इंटेलेक्चुअल का भी वो डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी का मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आगे भी ये एग्जाम्पल आएगा। और आगे थोड़ा हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पशु और मानव के बीच की जो कड़ी है वो मिसिंग लिंक, तो हमें साइंस में और ज्यादातर किताबों में हमने देखा कि डार्विन का जो सिद्धांत है, तो किस तरह से बंदर से हम मनुष्य किस तरह से बंदर से आगे मतलब गुजर के आए हैं। तो ये अधूरा सिद्धांत है, मिसिंग लिंक है, वो साइंस अभी तक इतना अच्छे से ढूंढ नहीं पाया है जितना स्पिरिचुअल में। और हमारी थियोसॉफी के जो हमारे जो जिनरात दास है, लेट पीटर सर है, एनी बेसेंट है, मैडम लेविट्स्की है, तो उन्होंने किस तरह से हमें बताया है। तो ये जो पशु और मानव के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, तो पशु और मानव के बीच की जो कड़ी है वो बताते हैं कि डार्विन का जो विकासवाद का मुख्य जो सिद्धांत है वो शरीर के विकास की बात करता है। लेकिन इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने हमेशा इस जीव को खोजने का प्रयास किया जो पशु और मानव के बीच का मिसिंग लिंक हो। लेकिन थियोसॉफी बताती है कि वास्तव जो मिसिंग लिंक है वो शरीर में नहीं है लेकिन चेतना में है। तो ये बात बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे बताई। दो प्रकार की कड़ियाँ है, फिजिकल लिंक और कॉन्शियसनेस की लिंक। तो जो साइंस ने जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लिंक की बात करती है, लेकिन थियोसॉफी है वो फिजिकल लिंक के साथ साथ कॉन्शियसनेस लिंक की भी यहाँ पे हमें बात की है। तो इस मिसिंग लिंक के बारे में जिनरात दास ने हमें बताया है। फिर आगे हम देखते हैं कि यदि किसी बंदर को, जैसे एग्जाम्पल है, कोई भी बंदर हो, डॉग हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो बोलते हैं कि किसी बंदर को अगर बोलना सिखा दिया जाए तो क्या वो मनुष्य बन जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानवता का जो आधार है वो भाषा नहीं है। भाषा तो अभिव्यक्ति का सिर्फ माध्यम है। असली जो विकास है वो है आत्मचेतना है। तो क्या आत्मचेतना मस्तिष्क की उपज है या चेतना की उच्च अवस्था? तो यहाँ पे मैंने कैट का, इसके नाखून का, और बाद में किस तरह से डेवलप होके वो इस प्रकार के मस्तिष्क की संरचना में वो बदलता है। फिर बाद में हमारा ह्यूमन मस्तिष्क है वो और आगे इंटेलेक्चुअल और डिवाइन प्लान के लिए वो तैयार होता है। तो जो एनिमल्स का जो फॉर्म है वो किस तरह से हजारों करोड़ों लाखों साल में अलग अलग प्रकार की एनिमल्स योनि में गुजर के बाद किस प्रकार की वो है वो हमारे मस्तिष्क की संरचना में वो बदलते हैं। तो ये बात यहाँ पे थियोसॉफी ने बहुत ही डीप में हमें बताई है। फिर पालतू पशुओं की हम जंगल में रहने वाले, अटैक करने वाले नर पक्षियों से हम अब पालतू यानी कि डोमेस्टिक पशुओं के पे आते हैं इस टॉपिक पे। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है?
तो सभी पशु जो है वो समान विकास के स्तर पर बिल्कुल नहीं है। कुछ पशु मानव के अधिक निकट पहुंच चुके हैं, और वो जो मानव के अधिक यानी कि डोमेस्टिक फॉर्म में पहुंच गए हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बंदर है, कैमल है, गॉट है, हॉर्स है, एलिफेंट है, तो वो बहुत ही चेतना के एनिमल किंगडम में अच्छे स्तर पे वो है। जंगली पशु मुख्यतः ग्रुप सॉल के अधीन रहते हैं। ग्रुप सॉल क्या है वो आगे हम देखते हैं। लेकिन पालतू पशु है वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं, प्रेम को प्राप्त करते हैं और व्यक्तिगत अनुभव को विकसित करने की तैयारी करते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ना कि जब तक एनिमल फॉर्म में है कॉन्शियसनेस, तब तक वो ग्रुप सॉल में है, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में वो मर्ज होता है। तो किस तरह से इंडिविजुअल में मर्ज होता है, तो वो यहाँ पे डोमेस्टिक फॉर्म में जब वो आ जाते हैं विकास कर करके, तो वो इंडिविजुअल फॉर्म में आने की वो तैयारी करते हैं। तो लेखक ने विशेष रूप से कुत्ते का उल्लेख करते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअलाइजेशन के सबसे निकट माने जाने पशुओं में से वो एक है। फिर ग्रुप सॉल की बात करते हैं। तो समूह आत्मा है वो क्या है? ज्यादातर डोमेस्टिक से ज्यादा वो जो खूंखार, जो जैसे शेर है, टाइगर है, इसके लिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो पशुओं की जो आत्मा है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, लेकिन वो ग्रुप सॉल के माध्यम से कार्य करती है। तो मनुष्य कह सकता है कि मैं, लेकिन ज्यादातर पशु अभी इस स्तर में तक की वो जो स्तर की वो वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ग्रुप सॉल क्या है? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बाल्टी है और वो बाल्टी में पानी भरा है। अब इसी बाल्टी के पानी से हम 10 अलग अलग प्रकार के ग्लास है, इसमें वही पानी हम भरते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कहना ये चाहता है कि पानी एक ही है, लेकिन 10 गिलास का जो फॉर्म है वो अलग अलग है। तो इसी प्रकार पशु अलग है, लेकिन चेतना का स्रोत एक ही है, और यह सिद्धांत पशुओं की सामूहिक चेतना को समझाता है। जब पशु जीवन जीता है तो वो अनुभव प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद ये अनुभव है वो ग्रुप सॉल में मर्ज हो जाती है। किस तरह से मर्ज हो जाती है? तो यहाँ पे जो सेकंड थर्ड वाला जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, द बिल्डर्स यानी कि सर्जक, तो वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। लेकिन जो ग्रुप सॉल है तो वो मेंटल प्लेन से किस तरह से इसके जो ग्रुप सॉल के, मान लो कि एक ग्रुप सॉल में 10 एनिमल्स है, तो इसके कुछ कुछ प्रतिनिधि है वो पृथ्वी पे आते हैं, फिर अपने जीवन को समाप्त करते हैं। तो इनके जो भी क्वालिटी सीखी है वो ग्रुप सॉल में वो मर्ज हो जाती है। जैसे कि कोई एक डॉग है, वो किसी खतरे से बचना सीखता है, तो मृत्यु के बाद इसका जो अनुभव है खतरे से किस तरह से बचा जा सकता है, तो ये जो क्वालिटी है वो ग्रुप सॉल में लौट जाती है। फिर यही क्वालिटी है वो डॉग बी सी डी, जो अभी पृथ्वी पे उन्होंने जन्म धारण नहीं किया था, लेकिन जब वो नेक्स्ट फिर जब बर्थ लेंगे तो ये क्वालिटी के साथ वो लेंगे। तो इस तरह से ग्रुप सॉल है वो जो भी सीखते हैं वो इनके ग्रुप सॉल का एक भाग बन जाती है। फिर आगे इंस्टिंक्ट क्या है? तो थियोसॉफी उत्तर बताती है कि जो ग्रुप सॉल है इसकी जो स्मृति है इसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं। जैसे कि मकड़ी जाला कैसे बनाती है, पशु पक्षी है वो घोंसला कैसे बनाते हैं, मधुमक्खी है वो छत्ता कैसे बनाती है। तो यहाँ पे इमेज मैंने बताई है। तो पक्षी जब पहली बार घोंसला बना लेता है, मकड़ी है जन्मे के बाद भी जाला बना सकती है, मधुमक्खी है वो षटभुजाकार का छत्ता बनाती है। तो ये इनके अंदर छिपी हुई ग्रुप सॉल की स्मृति है, ये चेतना के विकास का प्रमाण है। ये जो अपने घोंसला बनाना है, मधुमक्खी अपने छत्ता को तैयार करती है, मकड़ी है वो अपने जाले को, वेब को बुनती है। तो वो कोई यूनिवर्सिटी में इसके जो लेसन है वो सीखने नहीं जाते हैं। हम सीखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स जो किंगडम है वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जो भी सीखते हैं इमोशंस को रिस्पॉन्स देके, तो वो इनके ग्रुप सॉल में मर्ज हो जाती है। और जब वो नया जन्म धारण करती है तो वो जो स्मृति है वो इनमें बनी रहती है, और इसी स्मृति को वो आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर वो ग्रुप सॉल में मर्ज हो जाती है, फिर वो शरीर धारण करते हैं, और इस तरह से इनका जो है वो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ता है। ये बुक में ये बहुत अच्छा सा डायग्राम हमें बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ द एनिमल लाइफ किस प्रकार की है, मेंटल प्लेन पे, एस्ट्रल प्लेन पे और फिजिकल प्लेन पे। तो किस तरह से फॉक्सीज, इसी प्रजाति के डॉग्स वो इसी कैटेगरीज में आते हैं, पर्टिकुलर सेकंड या थर्ड रेज में, और वो किस तरह से जन्म लेते हैं और किस तरह सीखते हैं और
किस तरह से फिर वो आगे मेंटल प्लेन में जाके अपनी क्वालिटी को वो अपने ग्रुप सोल में मर्ज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप सोल में जो रहने वाले जो आत्मा है वो एक ही देश में जन्मे, वो अलग अलग पृथ्वी पे कोई भी कंट्रीज में वो जन्म धारण कर सकते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट में अपनी इमोशंस के माध्यम से रिस्पॉन्स देके फिर वो अपने ग्रुप सोल में मेंटल प्लेन में जाके वो अपने ग्रुप सोल में जो भी सीखे है वो इसको मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें हमने देखी, जैसे शेर है, लायन है, फिर लास्ट में जब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की आगे बढ़ती है तो कैसे वो जो कैट है तो इसकी कैट को हम डोमेस्टिक एनिमल में हम ले सकते हैं। तो इस तरह से वो लास्ट में किस तरह से डिवाइन फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और अलग अलग बहुत कुछ वो सीखते हैं और इस तरह से अपनी चेतना की जो विकास है इसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की, बहुत सारी ग्रुप सॉल्व की बात की, वन लाइफ की बात की, मिसिंग लिंक की बात की। तो जो मिसिंग लिंक में लास्ट में इसका जो जिस्ट है वो यही है कि मिसिंग लिंक है वो शरीर में नहीं है, चेतना में है। डोमेस्टिक एनिमल है वो विकास की उच्च अवस्था में है। ग्रुप सोल है वो पशुओं का मेन चेतना का मूल आधार है और वो जो है वो अनुभव ग्रुप सोल में लौटता है और इंस्टिंक्ट यानी कि सामूहिक स्मृति का वो है एक परिणाम है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रवचन में इतना ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने चैप्टर को विराम देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी वर्षा जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारा ये वेलकम। टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया जी मैडम। और 7 डेज के बारे में, ग्रुप सोल के बारे में, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें या कोई फैक्ट और तथ्य कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वागत है। पार्ट 2 में और भी बहुत ही डीप में आएगा और एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से बताया है ऑथर ने। अच्छा जी, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स वर्षा, मैनी मैनी थैंक्स। बहुत सुंदर थैंक यू बोला। आंटी। जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, इतना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो मैडम, थैंक यू नमस्ते। हेलो मैडम, हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं बोल रहा था कि ये प्लांट और सॉरी ये मिनरल प्लांट में इमोशन होता नहीं है, तो उनका विकास कैसे होता है? क्योंकि एनिमल तो मनुष्य के संपर्क में आता है, इमोशन आ जाता है उसमें। प्लांट में सिर्फ इथेरिक बॉडी आती है, बट मिनरल और इन दोनों का आगे विकास कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? मिनरल में कॉन्शियसनेस तो होता है लेकिन वो डॉर्मेंट अवस्था में होता है, इसीलिए वो प्लांट और एनिमल की कंपेयर में बहुत सारा, इससे 3-4 गुना लाखों करोड़ों साल वो लेते हैं और धीरे 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 वो सीखने की प्रोसेस है, वो फॉर्म है, इसलिए वो सीखते तो है लेकिन वो स्थिरता के साथ सीखते हैं। जैसे कुछ खड़क है वो जिसमें वो फायर एलिमेंट के संपर्क में आते हैं, समुद्र में जो है वो खड़क और जो पत्थर है वो वाटर एलिमेंट के संपर्क में आते हैं, लैंड पे है वो एयर एलिमेंट के संपर्क में आते हैं और इस तरह से धीरे 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 सीखने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो मोशन में है। इवन लेडबिटर सर ने तो ये भी बताया है कि जो हम देखते हैं बाहर से एक बड़ा सा रॉक है, लेकिन रॉक के अंदर भी और एक सूक्ष्म प्रकार का जो लाइफ तरंग है वो डेवलप अंदर होता है, वो हम इनविजिबल होता है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं, पर वो होता तो है। वो एक ही क्वालिटी सीखते हैं, स्टेबिलिटी की।
प्लांट भी धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वो वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं वो। स्टेबिलिटी के साथ साथ फिर वो बढ़ना सीखते हैं। स्टेबिलिटी का स्टेज सीख लिया, फिर ग्रोथ का स्टेज है वो सीखते हैं। इनमें भी वो बहुत सारा समय लेते हैं, लेकिन कंपेयर टू मिनरल इससे कम लेते हैं। ओके, थैंक यू। मैं जस्ट छोटा सा एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जो एनिमल के स्टेज में ना, द एनिमल लर्न्स की सैक्रिफाइस कैसे करना, क्योंकि एनिमल की उस स्टेज में जो बच्चा पैदा करता है, और बच्चा पैदा करने से वो क्या होता है कि वो सीखता है कि अपनी डिस्कम्फर्ट से किसी और की, दैट इज उस बच्चे की देखभाल में उसकी डिस्कम्फर्ट है, तो इट लर्न सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस के स्टेज में आ जाता है। प्लांट लेवल में सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है उसे, मिनरल में तो है ही नहीं। एनिमल स्टेज में सैक्रिफाइस सीखता है। तो अपार्ट फ्रॉम सीखते इमोशंस, हैं इट इज ज्यादातर गोइंग टू डोमेस्टिक। हायर, हाँ, it goes to a higher stage of ability of the consciousness because of that one thing it has to learn to do, which is take care of its child. थैंक यू सो मच आपने ऐड किए बहुत अच्छे से। और कोई क्वेश्चन है? विद्या जी क्लोज करिए। अच्छा, हेलो सर मैं हेलो वर्षाबेन, हाँ बोलो बोलो उदानी सर, बोलिए। नमस्ते। હા કેમ છો? ના ઘણા વખતે બસ તમે fine. જો મળ્યા. સારું. जी। અચ્છા, એટલે આ ડાર્વિનનો જે સિદ્ધાંત છે ઉત્ક્રાંતિવાદનો, તો એ जो है एनिमल से वन काइंड में आया है, इट इज नॉट फुल प्रूफ ना, इट इज नॉट नो परफेक्ट, नो 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 नो, आधा अधूरा बराबर, है। यस। अधूरा है ना. तो इट इज नॉट प्रूफ कि वी आर केम फ्रॉम द एनिमल्स, इट इज नॉट लाइक दिस, बराबर ना. साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्टों ने भी ये स्वीकार किया है, लेकिन फिर वो इसको अब बाहर नहीं वो लाते हाँ हैं। हाँ, लेकिन तो समझने वाले तो समझ लिया है कि सिर्फ ठीक बंदर है में ना. से नहीं आए हैं। है सिर्फ बंदर में से हम नहीं आए हैं। अब एनिमल्स में से तो आए हैं ना, वी हैव कम फ्रॉम हाँ एनिमल्स, एनिमल्स में आए हैं। यस यस, वो सही है। बंदर से नहीं आए. वी कैनॉट सिर्फ से कि वी बंदर हैव से कम नहीं फ्रॉम, आए। हाँ, सिर्फ यस बंदर से यस, नहीं आए. गाय से भी आ तो सकते। हाँ हाँ, गाय बहुत सारा है वो। बहुत सारा है. तो वी हैव कम फ्रॉम हाँ एनिमल्स, नॉट फॉर बंदर्स ओनली. यस, कोई कोई एनिमल से तो आए हैं, ठीक है ना. हाँ वो तो आई है। बराबर, हाँ यस। बराबर. लेक्चर 2 में ओके, वो और इसके बारे में डीप में विथ एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू, अच्छा लगा. जी थैंक यू। ओके. ठीक है सिस्टर। सर मीटिंग विद्या क्लोज करें सर? जी जी क्लोज करिए। जी, थैंक यू मैम। ओम असतो मा सद्गमय सद्गमय तस्मो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय. Lead me from the unreal to real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. May there be eternal peace. ओम शांति शांति शांति. वर्षा जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ. आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमें समझाया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो थैंक यू मच। सर. मैं सभी मुझे का भी बहुत आभार